हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं सुभाष और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल एजुवेव के ऊपर। और लास्ट टाइम बात की थी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ठीक है ना। वहां सारे केस पढ़ लिए अपन ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा स्फीयर का, है ना। आउटर पॉइंट पर, इनर पॉइंट पे सारी बातें अपन डिस्कस कर ली। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग आएगा यहाँ पे ना, चार्ज रिंग। एक रिंग मानेंगे, है ना, उसके ऊपर कुछ चार्ज मान लेंगे अपन, तो उस रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा, इसको ना कंप्लीट करता हूं मैं यहाँ से ना। ए चार्ज रिंग एट एक्सियल पॉइंट, एट ए एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसका डेरिवेशन जो होगा वो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाउस लॉ के अंदर कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ बाउंडेशन होती है, जो अपने डिस्कस कर रखे हैं कि गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको गाउसियन सरफेस माननी पड़ेगी और जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में वो 90 या 0 होने चाहिए। तो जो सिस्टम अब की बार अपन मान रहे हैं रिंग वाला, उस रिंग के लिए ऐसे गाउसियन सरफेस कोई पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए इस वाले केस में या इस वाले डेरिवेशन में अपन गाउस लॉ को ना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी इसको अपन डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ना आप। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है बहुत काम में आएगा अपने, और इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, ठीक है ना, दैट इज ए मैथमेटिकल टूल, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दे एक बार के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसका मैं। तो मैंने डायग्राम बना लिया ये वाला, ठीक है। ये डायग्राम मान लो आप। इस डायग्राम, है ना, इसको रिंग बोल दिया अपन ने, और इस रिंग का जो रेडियस है वो मैंने आर मान लिया। द रेडियस ऑफ रिंग इज आर एंड कंप्लीट चार्ज ऑन रिंग क्यू। कितना मान लिया अपन ने? क्यू मान लिया। कि मेरे पास में एक रिंग है, उसका रेडियस आर है और जो चार्ज उसके ऊपर रखा हुआ है वो कितना मान लिया अपन ने? क्यू मान लिया। अब इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पर, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल पॉइंट? दिस इज मेन, है ना, मेन थिंग। तो एक्सियल पॉइंट होगा कि ऐसा लाइन जो उसका सेंटर से पास हो रहा हो, है ना। तो इस वाले लाइन को, है ना, इस वाले लाइन को मैं क्या बोलूंगा? एक्सियल। दिस इज द एक्सिस। तो इस एक्सिस के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लेंगे अपन, उस पॉइंट का नाम क्या होगा? एक्सियल पॉइंट। तो लेट सपोज मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर, ये पॉइंट P मान लो आप। अब मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी वो रिंग। अच्छा, इस रिंग के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है और जो पूरा चार्ज है ना, कंप्लीट चार्ज जो इस पर रखा हुआ है वो अपन ने क्या मान रखा है? Q मान रखा है। तो Q इज ए कंप्लीट चार्ज विच इज एग्जिस्ट ऑन कंप्लीट रिंग, ठीक है। अच्छा भाई, पहली बात तो समझ में आपको यहाँ पर यह आना चाहिए कि जो रिंग का ओरिएंटेशन है, कि रिंग कैसे रखी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कि जो रिंग यहाँ पर रखा हुआ है वो कौन से प्लेन में रखा हुआ है और कैसे रखा हुआ है ना। उसको समझने के लिए, है ना, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ ना। ये किसी से मैं उधार लेके आया हूँ ना मैं। ये ना रिंग मान लो आप एक बार के लिए ना, ये रिंग मान ली अपन ने ना, इसको वापस में देके आना अभी। ये रिंग मान लो आप, ठीक है ना। हालांकि रिंग का इतना विड्थ नहीं होता है, दैट इज ए सिंपल वायर, बट मानने में क्या जा रहा है, आप मान लो कि रिंग ही मान ली अपन ने ना। तो इस रिंग के ऊपर चार्ज क्यों मान लिया? अब ये रिंग जो है, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें मैंने ऐसा नहीं रखा, क्योंकि यदि इसको मैं ऐसे रखता या ऐसे मानता तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनता। ये वर्टिकल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अब ये जो मेरा बोर्ड है वो 2D में है और ये बाहर की ओर निकल रहा है ना, तो इसको बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो ये एक, है ना, ये एक मतलब तरीका होता है दिखाने का कि ये जो ओरिएंटेशन है रिंग का वो कौन सा है? वर्टिकल ओरिएंटेशन है, मतलब कि रिंग ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना। यदि मैं रिंग को ऐसे मानता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मैं सिंपली डायग्राम क्या ड्रॉ कर देता, ये वाला एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है ना। बट वो वाला काम मैं कर नहीं रहा, ठीक है ना। मैं अब की बात कर रहा हूं ऐसे मान के, ठीक है। तो ये रिंग पड़ी हुई अपनी ना। अब इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना मान लिया अपन ने? क्यू मान लिया। और जो रिंग का रेडियस है वो अपन ने क्या मान रखा है? आर मान रखा है। अब इस रिंग का एक्सिस कौन सा होगा? तो इसका एक्सिस होगा ये वाली लाइन जो इसके सेंटर से आर पार हो रही है ना, आर पार पास हो रही है। अच्छा, अब मुझे निकालना है यहाँ पर। अच्छा, इस पॉइंट को, इस पॉइंट का जो एड्रेस है, जो कोऑर्डिनेट है, वो देखिए एक बार के लिए। इस रिंग का सेंटर मैंने O मान लिया और जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं उस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? P बोल दिया, पॉइंट P। और जो डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से और पॉइंट P के बीच का, उसको मैंने क्या मान लिया? X मान लिया। दीज आर कोऑर्डिनेट्स, है ना, जो आपको याद होने चाहिए कि अपन ने क्या चीज क्या मान रखी है ना, किसको मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, क्या मान के मैं चल रहा हूँ। अच्छा, अब एक बात श्योर है कि जो भी मेरा आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किन टर्म्स में आएगा? तो वो आएगा Q, R और X में। क्योंकि हमेशा एक पॉइंट आप याद रखो आप हमेशा
कि आपका आंसर जो है उन टर्म्स में होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो डेरिवेशन में जो मान के चल रहा हूं मैं 3-4 टर्म, मेरा आंसर उन्हीं में आना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज मेन मोटिव। अब ध्यान दे कि इसके ऊपर जो गाउस लॉ है वो अपन अप्लाई कर नहीं पाएंगे, बिकॉज गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, और ऐसा कोई सिस्टम अपन मान ही नहीं सकते इसके ऊपर जो इसको क्लोज करे, और जो कर तो देगा क्लोज तो कर देगा, बट दिक्कत कहाँ आएगी कि जो एंगल है वो 90 या 0 बन नहीं पाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वी कांट गो फॉर गाउस लॉ, यू हैव टू गॉन थ्रू बेसिक प्रोसेस, बेसिक वे। अच्छा, अब देखो एक बार के लिए, अब देखो मैंने अब तक पढ़ रखा है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी भी डिस्टेंस r के ऊपर, तो वो अपन ने पढ़ रखा है पहले ही, दैट विल बी kq/r²। बट इसका आंसर कुछ डिफरेंट आएगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, एक एक्सटेंडेड बॉडी है, एक लार्ज बॉडी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना ना आसान तो नहीं आएगा। अब लोग क्या करेंगे अपन इसमें, आप 12th में आ गए हो, आपने 11th पढ़ रखा है, और 11th में बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ऐसे कर रखे हैं जहां पर अपन ने इंटीग्रेशन को यूज में लिया है। इंटीग्रेशन को अपन कब काम में लेते हैं कि जब भी सिस्टम अपना कैसा हो, लार्ज सिस्टम हो, और अपने को जो मालूम होता है ना, जो बेसिक जो है ना अपने को मालूम होता है इसके अंदर, जैसे बेसिक क्या होगा इसका कि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो मुझे मालूम है, वो मैंने पढ़ रखा है। क्योंकि इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के लिए कुछ आपको पहले से आना जरूरी है, क्योंकि अपन बेसिक लेके चलेंगे कुछ ना कुछ, है ना। अच्छा, अब मैं एक काम करूं, सोचने की बात है कि क्या मैं इस पूरी रिंग को एक बहुत सारे एलिमेंट का कलेक्शन मान लूं क्या। जैसे मान लो कि एक एलिमेंट यहां मान लिया, एक एलिमेंट आगे होगा, एक एलिमेंट आगे होगा, तो बेसिकली क्या हो रखा है कि दिस रिंग इज ए ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट, कि यहां पर मैं एक पॉइंट एलिमेंट मान लूं, यहां पर मैं एक पॉइंट एलिमेंट मान लूं, तो इन सब पॉइंट एलिमेंट से बनके क्या बन रही है, रिंग बन रही है। या इसको उल्टा बोल दूं मैं कि रिंग जो है वो एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है बहुत सारे एलिमेंट का, बहुत सारे चार्ज एलिमेंट का, ठीक है ना, या बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का। अब मैंने एक काम किया कि मैंने यहां पर एक एलिमेंट मान लिया इसकी इस एंड पर, है ना, और उस एलिमेंट का चार्ज मैंने क्या मान लिया, dq मान लिया, बिकॉज एलिमेंट बहुत छोटा है। तो ये बात तो कॉमन सेंस की है कि एलिमेंट छोटा लेंगे तो उसके वो चार्ज भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए वी जनरली यूज dq, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग dq। अब देखो, अब आपका ध्यान जो है, आपका फोकस जो है वो कहां पर आना चाहिए, इस dq के ऊपर, कि इस dq चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो रिंग का ओरिएंटेशन है वो अपने माइंड में सेट रखे कि रिंग कैसे रखी हुई है। रिंग ऐसे रखी हुई है यहाँ पर वर्टिकल प्लेन के अंदर, है ना, ऐसे रखी हुई है, और इसका एक्सिस पॉइंट P यहाँ मान रखा है अपन ने। अब मैंने एक एलिमेंट माना है यहाँ पर इस रिंग के टॉप पर, तो उस एलिमेंट का चार्ज कितना मान लिया, dq मान लिया। अब मैं ट्राई ये कर रहा हूं कि उस dq की वजह से, है ना, रिंग का तो बाद में निकाल लेंगे अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकाल रहे हैं उस चार्ज एलिमेंट dq, कि उस dq एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, अब ध्यान दे एक बार के लिए, बताओ कि मुझे कि ये डिस्टेंस, अच्छा एक बार के लिए ना थोड़ा आप और कोशिश करना, ट्राई करना, यहाँ से ना रिंग मानना है इसको, आप ना ये रिंग मान लिए अपन ने। एलिमेंट कौन सा माना है मैंने यहाँ पर, एलिमेंट जो है, एलिमेंट ये वाला है यहाँ पर, एक एलिमेंट आप यहाँ अज्यूम कर लो dq, उसकी वजह से यहाँ पर कितना फील्ड बनेगा पहले अपन वो फाइंड करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अच्छा भाई बताओ कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। दिस इज वेरी इजी, ज्योमेट्री यूज करेंगे अपन, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा ऐसे। ठीक है, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस आई कैन से कि दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ r² प्लस x²। इजी है, तो डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज का dq का और p का वो कितना हो गया, इतना आएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। अच्छा किस साइड बनेगा, है ना, किस साइड बनेगा, तो ध्यान दे वो प्लस का चार्ज है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा दूर बनेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनेगा चारों ओर। बट मुझे तो मतलब इस पॉइंट P से है, मुझे पॉइंट P पर निकालना है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड बनेगा, और इसको अपन बोलेंगे DE, क्योंकि हर एलिमेंट या हर क्वांटिटी के लिए मैं D काम में लूंगा। D काम में क्यों ले रहा हूं मैं, बिकॉज वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी, चार्ज भी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करेगा उस पॉइंट P पर वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा, तो DE बोल दिया मैंने। तो यहां मैं इसको लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
created by charge element is, इसको मैं बोल रखा है डी बोल रखा है, तो डी कितना होगा। तो अब डी को लिख पाओगे आप आराम से, क्योंकि डी को लिखना मैंने सीख रखा है पहले ही। डी क्या है, डी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट चार्ज का, और किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है ये पढ़ रखा है अपन ने। कितना बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू कितना होगा, है ना, उस चार्ज का वैल्यू जो कि यहाँ पर कितना है डी क्यू है, तो यहाँ पर आएगा डी क्यू अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर। आर क्या होती है, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो ओनली आर का वैल्यू है, इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर भी होगा। अब रूट से स्क्वायर मरेगा, तो ये जो बचेगा अपने पास में आएगा के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। और डीई जो है वो अपना आंसर नहीं है, वो तो अपन ने उन्हें निकाला किसका है, एक पॉइंट चार्ज का। मुझे निकालना किसका है पूरा कंप्लीट, रिंग का निकालना है। और रिंग पर तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज पड़े हुए हैं, एक यहाँ पर, 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 है ना, काउंटिंग ही नहीं है। अच्छा भाई बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूँ, अब एक मेरे दिमाग में है ना एक चीज काम कर रही है कि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल लूँ, कि डी इसका निकाल लिया, डी इसका निकाल लूँ, यहाँ पर डी इसका भी निकाल लूँ, और उन सब डी को मैं यदि जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जिस प्रकार से इस पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसी प्रकार से ये पार्टिकल भी बनाएगा, यहाँ पर ये भी बनाएगा, यहाँ पर ये भी बनाएगा, यहाँ पर सब बनाएंगे। उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं ऐड कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो क्या आएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर कुछ चीज ना ट्रिकी एक पार्ट आएगा। यहाँ पर ट्रिकी पार्ट ये है कि आप लोगों को ओनली इतना मालूम होगा कि जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सारी क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए काम में आता है। बट ये बात तो सही है, बट वहां पर एक बात आप ऐड और कर दो, एक एक्स्ट्रा बात आप वहां पर ऐड कर दो, है ना, इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन से अपन उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जो सेम डायरेक्शन में है, जो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ध्यान देना कि इंटीग्रेशन जो है इनफैक्ट हाँ नो डाउट कि काम में किस काम में आएगा, बहुत सारी क्वांटिटीज को ऐड करने में काम में आएगा। बट ओनली वो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में, है ना, इन वन डायरेक्शन। बताओ आप चेक कर रहे एक बार के लिए कि क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका बनेगा, जैसे डी इसका निकाल लिया, सबका अपन डी निकालेंगे, तो जो डीई बनेगा अपना क्या सेम डायरेक्शन में है क्या, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर जो डीई है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। देखो कैसे, क्योंकि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला मैंने, तो डी ऐसे आ गया, है ना, ऐसे दूर आ गया। इसका निकालूंगा मैं उसी पॉइंट पी पर, तो इसका ऊपर की ओर जाएगा। इस वाले एलिमेंट का निकालूंगा तो वो ऐसे आएगा, इस वाले का ऐसे जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ऐसे बनेगा ऐसे, है ना। अब ये जो क्वांटिटीज है सारी सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक इस साइड में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो अब इनको ऐड कैसे करें अपन, टेंशन हो गई अपने को ना, बुखार आ गया अपने को कि यार अब क्या करें अपन, क्योंकि मेरे पास में एक ही अल्टरनेटिव था, एक ही मेरे पास में तरीका था कि हाँ वी विल यूज इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर तो उसको अप्लाई करने को अपन एप्लीकेबल ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो बेसिक है ना लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है, वो ये होती है कि क्वांटिटीज शुड बी इन सेम डायरेक्शन। तो इसका भी है ना तोड़ निकलेगा, इसका भी अपन ना सॉल्यूशन करेंगे। इसके ना सॉल्यूशन के लिए आप एक काम करो, जैसे आपने एक एलिमेंट यहाँ मान लिया, वैसे ही एक एलिमेंट आप इसके जस्ट सामने मान लो, अपोजिट में यहाँ पर, वो भी डी क्यू मान लो, ठीक है ना। अब इसका निकालो यहाँ पर एक बार के लिए, दो एलिमेंट मानो आप, क्योंकि दो एलिमेंट को मानेंगे तो कुछ अपने को ना यहाँ पे क्लू मिलेगा। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसी पॉइंट पी पर, वो इस साइड में आएगा डीई, और वो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। अच्छा वो इतना ही क्यों आएगा, चेक कर लो भले आप, चार्ज भी सेम ही है, जितना इसका मान रखा है उतना इसका मान रखा है। डिस्टेंस ये भी कितनी होगी अपनी, आर होगी, तो ये कितना बनेगा आपका, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस भी उतना ही है जितना इसका था, इसीलिए हर पैरामीटर सेम हो रखा है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया था उतना ही ये भी बना पाएगा यहाँ पर डी। अच्छा एंगल में मान लेता हूँ कितना, थीटा, है ना, ये एंगल जो है ना, जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, थीटा मान लिया अपन ने, ये भी कितना मान लिया अपन ने, थीटा, सेम एंगल होगा। अब ध्यान दे कि सर क्या फायदा हुआ इसी, है ना, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, बताओ मुझे कि ये एंगल थीटा मान रखा है, थीटा मान लिया, तो ये भी कितना होगा थीटा, और ये थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। अब एक काम करें अपन, इसको अपन कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट में, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी कोस थीटा, इस वाले का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, और जो वर्टिकल में कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा,
डी साइन थीटा। इसी प्रकार से इसका जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में वो कितना आएगा, डी कोस थीटा। और जो वर्टिकल में आएगा नीचे की ओर वो कितना आएगा, डी साइन थीटा। और यहां से एक बात निकल के सामने आ रही है, एनालिसिस करने में मालूम पड़ेगा आपको कि यार दो एलिमेंट मानने से फायदा क्या हुआ कि सर इनमें जो एक कंपोनेंट है डी साइन थीटा वो कैंसिल आउट हो रहा है। कैसे कि इसका जो डी साइन आया ऊपर की ओर आ गया और जो इस वाले का डी साइन आया वो कैसा आ गया, नीचे की ओर आ गया। अब दोनों का वैल्यू सेम है और दोनों कैसे हैं, अपोजिट में है, तो इन दोनों का जो एडिशन वो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि जो कंपोनेंट बच रहा है वो ओनली बच रहा है, कौन सा, डी कोस। अच्छा ये कहानी सबके लिए थोड़ी है, जैसे दो एलिमेंट के लिए तो कहानी बन रही है, क्या हर एलिमेंट के लिए ऐसा कहानी बनेगी क्या, तो इसका आंसर रहेगा हाँ बनेगी। देखो कैसे कि जैसे अभी अपन ने यहाँ बात की कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस वाले वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो गया। अब सोचो कि एक एलिमेंट यहाँ पर भी होगा तो इसका जो आएगा वर्टिकल कंपोनेंट इस साइड में आएगा, है ना, ऐसे निकल के, और इसका इस साइड में आएगा। मतलब कि हर जो एलिमेंट है वो अपने सामने वाले एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट से अपना वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा। ऐसी कहानी हर एलिमेंट के लिए होगी कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वाले वर्टिकल कंपोनेंट से कट जाएगा, इस वाले का वर्टिकल कंपोनेंट जो है इस वाले से कटेगा। मतलब कि पूरे रिंग के ऊपर, है ना, ऑल ओवर द रिंग वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे दिस विल बी कैंसिल आउट, और जो बचने वाला कंपोनेंट है वो ओनली कौन सा बचेगा, हॉरिजॉन्टल, और वो किस साइड में आएगा, हमेशा एक्स की ओर ही आएगा। कुछ मालूम पड़ा आपको? अच्छा भाई, अब बहुत शांति की बात यह है कि सारे कंपोनेंट जो बचने वाले हैं, है ना, भले इस वाले एलिमेंट की बात कर ली, दो की, सबकी बात नहीं करेंगे अपन, है ना, लेकिन ये आइडिया आपको होना चाहिए कि सबके लिए कहानी ऐसी होने वाली है कि हर के वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे सामने वाले एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो कंपोनेंट बचेगा एक ही बचेगा, डी कोस थीटा, है ना। अब देखो, अब मेरे पास में मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब तो कैसा आ गया, इन सेम डायरेक्शन, कि डी कोस इस साइड में, इसका भी इधर आ गया, इसका भी इधर ही आएगा, इसका भी यहीं पे आएगा, तो डी कोस थीटा जो है, डी कोस थीटा वो अपना कैसा आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आया है। दोबारा बोल रहा हूं मैं कि डी जो है वो नहीं है सेम डायरेक्शन में, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कोस थीटा है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो वर्टिकल तो कट रहा है, ओनली इनको जोड़ना है अपने को, है ना। तो मैं यहाँ पे करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा, डी का नहीं करना आपको इंटीग्रेशन, क्योंकि वो तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डी जो है वो एक डायरेक्शन में है ही नहीं, वो तो चारों ओर फैला हुआ है। बट डी कोस थीटा जो आएगा ना, डी कोस, वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अच्छा भाई, अब डी को आप रिप्लेस करें, डी कितना है, डी का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी, डी का वैल्यू है k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ऐसे कैसे का इंटीग्रेशन। अब इसमें आप देखो, है ना, जो नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा वो अपना आएगा इसमें कि सर इसमें कौन कौन चीजें वेरिएबल है, मतलब कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन कौन वेरिएबल है। तो ये चेक करने के लिए कि कौन कौन वेरिएबल है, आप एक काम किया करो कि जब मैं एलिमेंट को वेरी करूंगा, मैं एलिमेंट को चेंज करूंगा, कि मान लो एलिमेंट ये वाला ना हो कि ये वाला होता या ये वाला होता, तो एलिमेंट को चेंज करने से इस वाले फंक्शन के कौन कौन से पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, यदि चेंज होते हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे मान लो कि इस एलिमेंट के लिए, है ना, कुछ और वैल्यू हो, इसके लिए अलग कुछ वैल्यू आए, तो वो कहलाएगा वेरिएबल। आप चेक करो कि इस पूरे फंक्शन में कौन कौन से टर्म्स जो है वो वेरिएबल है। मैं वन बाय वन चेक कर रहा हूँ। पहले अपन बात करते हैं के बारे में। के तो क्या है, गुलाम कांस्टेंट है, वो तो बचपन से ही कांस्टेंट है, वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसके बाद में बनाते हैं आर के ऊपर। आर क्या है, रिंग का रेडियस है। अब बताओ कि आर तो जो है एलिमेंट पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, आर तो भले ही मान लो कि रिंग का जो रेडियस है वो हर साइड में क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब कि आर भी क्या है, कांस्टेंट है। एक्स क्या है, एक्स है रिंग के सेंटर से पॉइंट बी का डिस्टेंस। तो एक्स में भी एलिमेंट का रोल नहीं है कि एलिमेंट में जब वेरी करूंगा तो भी अपना एक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्स तो एक फिक्स चीज है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में जो एंगल है वो है थीटा। अब चेक करें कि एंगल थीटा कौन सा है, एंगल है एलिमेंट से बनने वाला एंगल। तो भले आप एंगल यहाँ बनाओ, भले आप रिंग को आप यहाँ देखो तो एंगल ये बनेगा, बट जो एंगल आएगा अभी कितना आएगा, सेम ही आएगा। मतलब कि इस फंक्शन के हर पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है। आर भी क्या है, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। एक्स का वैल्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। गलती मत करना आप यहाँ पर, एक्स जो है वो एलिमेंट से डिस्टेंस नहीं है, वो सेंटर से डिस्टेंस है ना रिंग की, तो वो सबके लिए सेम रहेगी। एंगल जो है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा।
है ना, क्योंकि देखो रिंग भले एलिमेंट ये वाला मान लूंगा मैं यहाँ पर तो भी एंगल ये क्रिएट होगा, हालांकि उसका वैल्यू भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो ये इसमें सब कुछ कांस्टेंट है ना। तो इन सबको अपन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा k इंटू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो अंदर रह जाएगा वो कितना आएगा, डी क्यू। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो कुछ आपको मालूम होना चाहिए पहले से ही बेसिक सा रूल कि dx का जो होता है इंटीग्रेशन, है ना, एक्चुअल में dx का नहीं होता है, 1 का होता है, 1 इंटू dx, वो होता है x, ठीक है। उसी प्रकार से जो अपने को चाहिए dq का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq कितना होगा, वो q आएगा। तो dx का x का है ना, dx का x आएगा तो dq का कितना आएगा, q आएगा। तो ये बन जाएगा अपना k इंटू, या इसको आप समझिए चीज को आप, इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट के चार्ज का एडिशन, कि dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq, मतलब कि सारे एलिमेंट के चार्ज को ऐड करना। यदि सबके चार्ज को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नेट चार्ज, और वो कितना मान रखा है मैंने, q मान रखा है। तो ये बन जाएगा k q कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप एक और काम करें कि जो एंगल थीटा है उसको आप रिप्लेस कर दिया। बताओ कोस थीटा क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जो कोस होगा दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ ट्राइंगल देखें और ट्राइंगल से आप कोस को निकालने की कोशिश करिए। आप कोस थीटा जो आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे। अच्छा, अब लिखो कोस क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका ट्राइंगल का, x है, एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, वो है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो भाई, इसको थोड़ा और अपना ना आसान सा करते हैं, ये आपका आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। अच्छा, अब बताओ मुझे कि इसकी पावर तो यहाँ पर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर आगे कितनी है, 1/2 है। तो बेस तो सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या करेंगे अपन, इनको पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो जो आपका आंसर आएगा फाइनल ई नेट, वो अपना आएगा, देख लिया आप एक बार के लिए, के क्यू एक्स, ऊपर ऐसे कैसे आएगा, के क्यू एक्स अपॉन में, देखो आप इसकी पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होगी। तो ये बन जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, मतलब कितना आएगा, 3/2। तो दिस इज द आंसर। अब इसमें देख ले एक बार के लिए कि जो अपन ने फाइंड किया है वो है रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आया अपना, वो अपना आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें हर चीज का मतलब क्या है वो आपको आना चाहिए कि के तो कूलॉम कांस्टेंट है, क्यू जो है वो पूरी रिंग का चार्ज है, और एक्स जो है वो उस पॉइंट पी का डिस्टेंस है सेंटर से, और आर जो है उसका रेडियस है, और यहाँ पर जो पावर आएगी इसकी होल पावर है 3/2। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन, है ना, जो अपने बेसिक से किया है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन। और आज अपन ने ये भी सीख लिया कि जो इंटीग्रेशन है वो कब काम में लेंगे और कैसे अपन काम में उसको लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लें एक बार के लिए, पॉज करके, इसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। नोट करें इसको आप फटाफट से। अच्छा, मैं एक और काम करूं भले ही कि मैं एक केस ले रहा हूं इसमें ना, सम स्पेशल केस है ना, सम स्पेशल केस, ये एक ही केस बनेगा ना, मैं लिखूंगा यहाँ पे इसको ना, स्पेशल केस। आप बताओ मुझे कि यहां पर मुझे यदि ये निकालना हो कि इस रिंग के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जो मैंने अभी फाइंड किया वो कहां पर निकाला है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, जो डिस्टेंस एक्स पर है। अब मुझे निकालना हो कि इस रिंग की वजह से खुद के सेंटर पर कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो खुद के सेंटर वाले पॉइंट के लिए बताओ कि इसमें एक्स का वैल्यू कितना होगा। एक्स क्या होता है, सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस। अब सोचो मुझे निकालना कहां पर है, सेंटर पर ही निकालना है। तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना मानेंगे अपन, 0 मानेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं, एक ही पार्ट है इसका ना, कि एट सेंटर पॉइंट कितना फील्ड बनेगा, तो ई एट सेंटर। तो बेसिक सी बात है कि सेंटर पॉइंट के लिए जो एक्स का वैल्यू होगा दैट विल बी 0। ये जो अपन ने फाइंड किया है दैट इज जनरल फॉर्मूला। इसकी हेल्प से अपन भले ही पॉइंट कहीं पर भी एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी, है ना, अपन निकाल पाएंगे आराम से, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा, k इंटू क्यू, एक्स का वैल्यू कितना, 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो दिस कंप्लीट टर्म विल बी 0, तो आपका आंसर आएगा 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, मालूम पड़ रहा है आपको इसमें ना
क्योंकि ये जो इक्वेशन है दैट इज जनरल इक्वेशन, और जनरल का मीनिंग क्या होता है कि सबके लिए वो है ना वैलिड रहेगी। अब मुझे सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पॉइंट के लिए जो x का वैल्यू बनेगा दैट विल बी 0, तो इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसको आप नोट कर ले, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन अपन अभी करेंगे, देखना अपना आसान सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, नोट करिए इसको आप। तो बेसिकली क्या अपन ने ना अब तक अपन ने ये पढ़ लिया, या मैं आपको ये बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, या इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है, जो मोस्टली पार्ट था वो अपन ने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद में जो बचने वाला है टॉपिक उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और जो पोटेंशियल है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो है वो अपन ने पढ़ा है, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से आप उसको पढ़े। अब कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर से, हालांकि क्वेश्चन जो होंगे वो ओनली यहाँ से नहीं होंगे कि मैं ओनली यहाँ से कराऊंगा, जो भी अब तक अपन ने पढ़ रखा है पूरे चैप्टर में, है ना, पूरे चैप्टर में वहां से क्वेश्चन कहीं से आना आ सकता है। तो आप देखना एक बार के लिए, तो कॉपी और पेन निकाल ले आप, रफ कॉपी निकाल ले आप, और जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूं आप वीडियो को पॉज करके खुद ही एक बार के लिए ना उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए आप, ओके। एक बार के लिए ना, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन देख लिया आप खुद ही ना, a particle of charge q and mass m is released from rest in an uniform electric field E, ठीक है। find kinetic energy of particle at t second, है ना, and these are option। तो एक बार आप वीडियो खुद ही ना पॉज करें और इसको आप ट्राई करें अपने एंड पर ना। हालांकि इसका है ना, इसको फाइंड करने का एक और ना अल्टरनेटिव ये हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन देखते ही मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि हर ऑप्शन की डायमेंशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका डायमेंशन अलग आएगा, इसका डायमेंशन अलग आएगा। तो यदि आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी उसका डायमेंशन क्या होता है ना, mL2 mL2 t-2 ना, तो यदि आप चेक कर पाओ, हालांकि वो लेंथी रहेगा, तो इन चारों ऑप्शन की आप डायमेंशन चेक करें और आप फिर मैच करें कि कौन से ऑप्शन की डायमेंशन जो है एनर्जी से मैच कर रही है, दैट विल बी योर आंसर, है ना। बट वो एक मजदूरी है, लेंथी प्रोसेस है, इसको हम सीखते हैं पुराना तरीके से ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बनाएगा आप। तो पहली बात तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ आप यूनिफॉर्म, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, मान लो यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि हर जगह पे उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन अपन काम में लेंगे इस टाइप की, जिनमें गैप क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, मैंने मान लो यहाँ रख दिया, उसका चार्ज क्यू है, उसका मास एम है, उसको मैंने यहाँ पर रेस्ट पे रख दिया एक बार के लिए। लेकिन जैसे इसको रखूंगा यहाँ रेस्ट के ऊपर, वो रेस्ट में रह नहीं पाएगा, वो ट्राई करेगा भागने की, मूव करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मेंशन कर दूं मैं कि इग्नोर ग्रेविटी, इग्नोर ग्रेविटी मतलब कि जो mg फोर्स है उसको आप अवॉइड कर रहे। mg का टर्म है ना, वो आप कहीं भी देखे नहीं आए क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने खुद ने बोल रखा है ना। तो एक पार्टिकल को मैंने यहाँ प्लेस किया है। अब प्लेस करते ही पार्टिकल को आपको निकालना है टाइम t पर एनर्जी कितना होगा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पढ़ रखा है अपन ने, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ध्यान देना, मुझे एनर्जी निकालनी है कब की, टाइम t पर। तो जो वेलोसिटी होगी वो भी कब की होगी, टाइम t की। हालांकि मास तो हर बार क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अभी मास m है, बाद में भी कितना रहेगा, m ही रहेगा। तो मास तो m ही रहेगा, बट जो वेलोसिटी है वो इसकी क्या होगी, बार बार इंक्रीज होते होते है ना होएगी। अच्छा, क्यों इंक्रीज होगी, देखना एक बार के लिए आप। जैसे इस पार्टिकल को मैं यहाँ प्लेस करूंगा, इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स अपन ने पढ़ रखा है, वो कितना काम करेगा, Q into E। Whenever a particle Q is placed in electric field E, then that will experience a force Q into E. And if charge particle is positive, then the force will be along the electric field. And if charge particle is negative, then the force will be opposite to electric field. ये कहानी अपन ने पहले पढ़ रखी है। तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा Q into E, इस साइड ही काम करेगा। अब जब ये फोर्स काम करेगा तो पार्टिकल मूव करेगा। अच्छा, अब यदि फोर्स काम कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। F और जो A है वो दोनों क्या है, भाई भाई है। तो यहाँ पर अपन ये कर पाएंगे कि जो एक्सेलरेशन इसमें रहेगा, और यदि एक्सेलरेशन आ गया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, ये अपन ने पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन का मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल की स्पीड को लगातार बढ़ना। तो यहाँ पर अपन एक काम करें कि जो नेट फोर्स होगा वो कितना होता है, हमेशा ma के बराबर होता है, सेकेंड लॉ।
व्हाट इज द नेट फोर्स Q इंटू ई। अच्छा, किसी बच्चे के ना खुरापाती ये भी आएगी कि सर mg फोर्स कहाँ गया। अरे बेटा पहले ही बना दिया मैंने कि mg फोर्स काम नहीं करवाना आपको। तो जो नेट फोर्स है पार्टिकल पे ओनली कौन सा है, Q इंटू ई रहेगा, इक्वल टू कितना आएगा आपका me। तो यहाँ से आपका a कितना आ गया, QE अपॉन m। दिस इज द एक्सेलरेशन, बट मुझे यहाँ पर v चाहिए। अच्छा, और ध्यान दे कि बताओ कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है क्या। तो आप चेक कर लो एक्सप्रेशन को कि जो एक्सेलरेशन है वो इसके बराबर है, और क्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आपका, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। मास भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। अब आपको निकालना है टाइम t पर इसकी वेलोसिटी। तो अपन ने पढ़ रखा है कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सारी कहानियां। तो मुझे v निकालना है, तो वेलोसिटी निकालते हैं पहले, वेलोसिटी एट t सेकेंड। तो v निकालने के लिए v इक्वल टू क्या काम में ले अपन, u प्लस ए टी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए बोल रखा है आपको कि पार्टिकल कहाँ पर है, रेस्ट के ऊपर है। तो u जो होगा दैट विल बी 0। तो कहानी क्या बनेगी, v इक्वल टू आएगा a इंटू टी। a कितना आपका QE बाई m इंटू टी। तो ये अपना आ गया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को आप उठा के यहाँ पुट कर दे एक बार के लिए, तो जो आपकी एनर्जी आएगी जो आपको चाहिए, हाफ m v स्क्वायर होती है, और हाफ m तो ऐसे कैसे, और जो v का वैल्यू है वो कितना आएगा, इतना आएगा। बट यहाँ पर v का स्क्वायर हो रखा है, तो ये बनेगा q स्क्वायर e स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एक m से एक m मरेगा, तो ये आएगा q स्क्वायर e स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। नाउ मैच द ऑप्शन। तो आई थिंक द आंसर विल बी ऑप्शन बी। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको निकालना इसमें यह है कि फाइंड एनर्जी एट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t सेकेंड। तो एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। अब पहले v को फाइंड करना पड़ेगा, अब v तो बाद में अपन फाइंड करेंगे, पहले आप निकालो व्हाट द एक्सेलरेशन। a निकाल लिया, फिर इक्वेशन है ना, मोशन की इक्वेशन से अपन ये भी निकाल देंगे, ठीक है। नोट कर ले इसको ना, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया ना पहले ही ना। A thin semicircular ring of radius r has positive charge q distribute over it. Find net electric field at center point O. कि एक रिंग है जो कैसी है, सेमी सर्कुलर है, मतलब कि पूरी रिंग नहीं है, हाफ रिंग ओनली। उस रिंग का रेडियस कितना बोल रखा है, r बोल रखा है, और रिंग के ऊपर जो पूरा चार्ज है वो कितना बोल रखा है, q बोल रखा है। आपको फाइंड करना है कि इस रिंग की वजह से पॉइंट O पर, सेंटर पॉइंट O पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आपको ये निकालना है। और ये क्वेश्चन जो है वो IIT 2010 में आया हुआ है, IIT मेंस, या आप बोलो इसको AIEEE है ना, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके जो ऑप्शंस है वो सारे वेक्टरली गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, i कैप j कैप। तो आई थिंक कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इतना मतलब टफ नहीं होता है, आसान नहीं होता है। पहले आप जिसका वैल्यू है वो निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। अब यदि वो x की ओर आएगा तो अपन i कैप लगा देंगे, y की ओर आएगा अपन j कैप लगा देंगे, तो वो बाद का काम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो निकाल लो, बाद में वेक्टर में उसको ना कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो ये रिंग मान रखी है अपन ने, रिंग यहाँ पर नहीं है भाई, ये तो ओनली एक्सिस बनाएंगे, रिंग तो ओनली यहाँ पर है, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। जो पूरा चार्ज है वो कितना आपका Q है, ठीक है ना, और जो रेडियस है वो कितना है, R है। आपको फाइंड करना है कि सेंटर पॉइंट O पर कितना फील्ड बनेगा। अब ध्यान दे कि क्या अपन ऐसा कुछ पढ़ रखा है क्या। हाँ, आप बोलोगे सर अपन ने आज ही पढ़ा है रिंग का, तो बेटा वो रिंग जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था पूरी रिंग के लिए, है ना। अब यहाँ पर हाफ रिंग आ गई तो क्या करे, तो इसको निकालने के लिए अगेन यू हैव टू गो थ्रू इंटीग्रेशन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करें और अपने आप से खुद लड़ाई करें, आप अपने आप से आप खुद ही फाइट करें, चेक करें कि क्या मैं सही कर पा रहा हूँ क्या। क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। और यदि आप एक्चुअल में यदि आप IIT पास करना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि नीट में जहाँ तक मेरा आइडिया है कि इतना क्वेश्चंस बनते नहीं है इंटीग्रेशन से ना, बट IIT का तो जो फेवरेट कॉन्सेप्ट है वही क्या होता है, इंटीग्रेशन, कि हर क्वेश्चन में ट्राई करता है वो इंटीग्रेशन को घुसेड़ने की ना। तो आप देखना इस चीज़ के बारे में ना। अब मैं एक काम करूँ, क्या करें यार अपन इसमें, तो वही काम कि रिंग को अपन क्या मान सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन या ग्रुप। तो मैं एक काम करूं, पहले आप एक रैंडम पॉइंट मान लो आप, तो मैंने एक रैंडम पॉइंट यहाँ मान लिया,
एक रैंडम चार्ज एलिमेंट मान लिया डी क्यू, एक सेगमेंट मान लिया डी क्यू। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, आर ही होगी, रेडियस तो ना हर जगह सेम ही होगी। अब पहले आप ये निकालो कि इस डी क्यू की वजह से कितना फील्ड बनेगा। तो सोचो कि डी क्यू यहाँ पर है। अब डी क्यू क्या है अपना, डी क्यू अपना एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का फील्ड कितना बनता है ये तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। तो इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर आएगा डीई। अच्छा सर उधर कैसे भाग गए, अरे प्लस का चार्ज पार्टिकल है उससे दूर बनेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो डीई अपना इस साइड में आएगा। अच्छा तो एक और काम करिए आप, इसका जो विड्थ है अपन ने मान रखा है, मान लो कितना dl मान लिया, क्या मान लिया अपन ने dl, इसका विड्थ इस एलिमेंट का। और इस एलिमेंट ने जो एंगल यहाँ पे सबटेंड किया है यहाँ पर सेंटर पर, वो अपन ने कितना मान लिया d थीटा, और जो ये एंगल है वो कितना मान लिया अपन ने थीटा। अच्छा अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो आप, तो देखो बेटा इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाई करोगे ना आप लगातार, है ना, क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि कब क्या करना है अपने को, है ना। मुझे मालूम पड़ गया यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे एक रैंडम पॉइंट एंगल थीटा के ऊपर आना है, वहां पर मुझे एक एलिमेंट मानना है। अच्छा एक चीज मैं आपको बोल दूं मैं कि यदि आप एंगल पे आ रहे हो, है ना, तो आपको ये डी, है ना, डी थीटा आपको मानना पड़ेगा। यदि आप डिस्टेंस पे आते हो एक्स पर, तो अपन वहां पे क्या मानते हैं dx मानते हैं, है ना, ये अपन ने लास्ट टाइम किया था, है ना। और यदि आप एंगल पे आते हो थीटा के ऊपर तो अब क्या मानना पड़ेगा डी थीटा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ना। अब निकालो कि डीई का वैल्यू कितना होगा, तो डीई जो अपना आएगा, है ना, डीई का वैल्यू आएगा के क्यू अपॉन कोस थीटा। तो के क्यू, क्यू कितना आपका डी क्यू अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर। आर कितना है, आर होता है पॉइंट से एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस, वो आपको आर ही गिवन है, आर ही है, तो ये कितना आएगा। अब बताओ मुझे कि क्या हर एलिमेंट का, क्योंकि ये रिंग पे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट यहाँ पर भी है, एक एलिमेंट यहाँ पर भी आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पर भी आएगा, तो क्या हर एलिमेंट का फील्ड इस साइड में आएगा क्या। तो चेक करो भले आपकी इसका यदि अपने एलिमेंट यहाँ मानेंगे तो फील्ड अपना यहाँ पर आएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक एंगल एलिमेंट यहाँ मान लेता हूँ डी क्यू, सेम एलिमेंट है, बोथ आर सिमिलर एलिमेंट ना, दोनों सिमिलर एलिमेंट है। एंगल जो है यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कितना डी थीटा, और जो ये एंगल कितना मान लिया अपन ने थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका बनेगा इस एलिमेंट का वो कितना बनेगा आपका डीई बनेगा। अच्छा ये एंगल थीटा मान रखा है तो ये भी कितना होगा थीटा, और ये थीटा मान रखा है तो ये भी कितना होगा आपका थीटा। अब चेक करें कि मालूम पड़ रहा होगा कि उसका जो फील्ड आया वो इस साइड में आ गया। यदि एलिमेंट यहाँ वाला मानेंगे अपन तो फील्ड नीचे क्यों रहेगा, मतलब कि वही दिक्कत फिर से आ गई कि जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है डीई वो सारी जो है एक डायरेक्शन में नहीं है, वो चारों फैली हुई है। तो वही काम करना पड़ेगा, ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स। तो डी का जो कंपोनेंट इस साइड में आएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल में, वो आएगा डी कोस थीटा, और जो वर्टिकल में आएगा वो कितना आएगा डी साइन थीटा। इसी प्रकार से इस वाले डी का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी कोस थीटा, और जो वर्टिकल में आएगा वो कितना आएगा डी साइन थीटा। अब मालूम पड़ रहा होगा आपको कि इन दोनों एलिमेंट को, है ना, इन दोनों एलिमेंट के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, कि डी कोस इस साइड में आ रहा है और डी कोस उस साइड जा रहे हैं, दोनों इक्वल भी है अपोजिट भी है, तो दीज कैन कैंसिल, कि ये इसको कैंसिल कर देगा। तो इसमें क्या बनेगा, अब यहाँ पर भी एक सिमेट्रिक बन रही है, देख पा रहे हो आप सिमेट्रिक, कि इस एंगल, है ना, इस एलिमेंट के, हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ना कैंसिल कर दिया। इसी प्रकार से एक एलिमेंट में यहाँ मानूंगा तो इस वाले एलिमेंट का जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, वो कंपोनेंट जो है इस वाले से कट जाएगा। मतलब कि ऑल ओवर द रिंग, पूरी रिंग के ऊपर क्या होने वाला है कि जो ये कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली एक ही बचेगा डी साइन थीटा। ठीक है ना। तो मैं एक काम करूं कि जस्ट आप एक काम करो कि आपको ई नेट निकालना है, व्हाट इज द नेट फील्ड। तो नेट ई क्या आएगा आपका डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है ना मेरी बात, बताओ क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, बिकॉज जो डी कोस थीटा कंपोनेंट है वो हर एलिमेंट का क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा डी का वैल्यू कितना है ये रहा के इंटू डी क्यू, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, इंटू में क्या है साइन थीटा, एंड दिस द इंटीग्रेशन। अब वही काम फिर से कि चेक वेरिएबल, कि कौन कौन इस फंक्शन में वेरिएबल है, कौन कौन इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है। तो के तो कांस्टेंट है। अच्छा आर चेक करो आप, आर क्या है पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब बताओ कि यदि पॉइंट यहाँ वाला आएगा एलिमेंट में यहाँ मान लूंगा तो डिस्टेंस जो आर है वो तो सेम रहेगी, बिकॉज आर तो रेडियस है, तो ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। रही बात एंगल के बारे में,
बताओ कि क्या एंगल जो है वो कांस्टेंट है क्या? चेक करना एक बार के लिए आप कि जैसे मान लो कि एलिमेंट ये वाला माना मैंने, तो एंगल कौन सा आया, इतना ही आया। लेट सपोज 30 मान लो इसको आप, 30 डिग्री। तो एलिमेंट जब मैं यह वाला करूंगा, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है कि जो सारे एलिमेंट का जो फील्ड बनेगा उसको ऐड करेंगे अपन, तो एलिमेंट ये वाला भी आएगा इसके अंदर, तो इस वाले का जो फील्ड आएगा तो इसका एंगल क्या है, इससे बड़ा आएगा। इट मीन्स कि जो एंगल है ना, इस रिंग का एंगल इतना बनेगा, इस वाले एलिमेंट का एंगल कुछ बड़ा बनेगा, इसका कुछ और बड़ा बनेगा, मतलब कि एंगल जो है वो कैसा है, वेरिएबल है। अब यदि वेरिएबल है तो पुट लिमिट। यदि कोई चीज वेरिएबल है तो लिमिट हमेशा किसकी आती है, वेरिएबल की आती है ना। ये भी पॉइंट काम का है कि लिमिट जो है अपन पुट करेंगे वो किसकी होगी, हमेशा वेरिएबल की। और मेरे इस एक्सप्रेशन में, इस डेरिवेशन में कौन वेरिएबल है, एंगल। तो एंगल की लिमिट क्या होगी। अब आप एक काम करो, मुझे पूरी रिंग को कवर करना है, मुझे पूरी हाफ सर्कल को कवर करना है, तो पूरी रिंग को कवर करने के लिए बताओ कि एलिमेंट कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो एक एलिमेंट आप यहाँ मानो, ये लोअर एलिमेंट मान लो, और एक एलिमेंट आप यहाँ मानो। बताओ कि इस एलिमेंट के लिए एंगल जो थीटा है वो कितना बनेगा। आप चेक करें कि यदि आप नीचे की ओर आओगे तो एंगल कम होगा, और यदि आप यहीं आ जाओगे तो एंगल विल बी 0। तो जो इनिशियल एंगल है 0 डिग्री है, और जो एक्सट्रीम एंगल है, जो एंड एंगल है, वो कितना आपका, कि मैं से घूमते घूमते यहाँ आ जाऊंगा, तो अब की बार देखो आप एंगल कितना बनेगा, 180 का। मतलब कि इस रिंग के पूरे एलिमेंट को कवर करने के लिए जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके 180 डिग्री तक, यहाँ तक वेरी करेगा। अब एक काम करो आप, जो कांस्टेंट को बाहर निकालो। अच्छा एक और काम हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर dq आ रखा है और एंगल भी है, तो आप इस dq को आप है ना कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ d थीटा। क्योंकि यदि आप जो इसको ना सोल्व कर रहे हो, यदि आपको इसको ना यहाँ एंगल से सोल्व करना है तो dq को आप रिप्लेस करना पड़ेगा। अब चेक करें कि एक बार के लिए मैं यहाँ कर दूँ अलग से ना, कि dq जो होगा वो क्या होगा आपका, लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl। अच्छा लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका है चार्ज डेंसिटी, है ना, और dl क्या है, उस एलिमेंट की लेंथ जिस पे चार्ज कितना मान रखा है, dq मान रखा है। अच्छा अब देखो dl को भी अपना एंगल में लेके आओ, क्योंकि जो मेरा मेन टारगेट है वो क्या है, dq को एंगल में लेके आने का। तो dq इतना आ गया पहले तो। अब देखो अपन ने पढ़ रखा है पहले कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आप चेक करें कि इस ट्राइंगल में आर्क कौन कहलाएगा, dl, एंड व्हाट इज द एंगल, d थीटा। इसको मैं जूम कर दूं आपके लिए, ऐसा बन रखा है यहाँ पर कि ये लेंथ हमने dl मान रखी है, और जो एंगल वो क्या मान रखा है, d थीटा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, और रेडियस जो अपने r मान रखी है, तो एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर ये आएगा, या आप इसको यही कर लो कि एंगल इक्वल टू आएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना आ गया, r dl अपना आ जाएगा यहाँ पर r इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर रखो आप लैम्डा इंटू dl का वैल्यू कितना आ गया, r इंटू डी थीटा, और लैम्डा को रिप्लेस करिए आप, क्योंकि लैम्डा जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको, लैम्डा तो अपने मान है। अच्छा लैम्डा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, लैम्डा है ना, दैट इज डेंसिटी, और ये क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर, बटे तो हाफ ही है, तो ये कितनी बनेगी अपनी, पाई आर। तो यहाँ पे आएगा पाई आर, इंटू में क्या आएगा, आर इंटू डी थीटा, ये बनेगा। इससे ये कटेगा तो कितना आएगा आपका, ये इसको ना ऊपर रखो आप, तो डी क्यू अपना आ जाएगा यहाँ पर क्यू इंटू डी थीटा अपॉन क्या आएगा, पाई। तो जो अपना ई नेट है जो चल रहा है, वापस से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, के तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, है ना, और जो आर स्क्वायर इसको बाहर निकाल लो आप, तो के अपॉन आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर जो बन गया वो आएगा डी क्यू, और डी क्यू, क्यू इंटू डी थीटा, क्यू इंटू डी थीटा अपॉन कितना, पाई। ये अपना वैल्यू किसका है, डी क्यू का वैल्यू है, इंटू में क्या है, साइन थीटा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, साइन को आगे लेके आ रहा हूँ और डी को मैं पीछे लेके आता हूँ मैं। अब बताओ कि व्हाट इज द लिमिट, लिमिट तो सेम ही रहेगी 0 से लेके 180 तक, या 180 का पाई बोल दो आप। अब एक काम करो आप, इनमें कांस्टेंट कौन कौन है, तो जो एंगल चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, अपना पूरा चार्ज है, वो कांस्टेंट रहेगा, और पाई क्या है आपका, वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ बन जाएगा के इंटू क्यू, बाहर निकाल लिया अपन ने क्यू को ना, अपॉन में क्या, पाई आर स्क्वायर, और जो इंटीग्रेशन है वो किसका रहेगा, साइन थीटा का, और किसके रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में, और एंगल की वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से 180 तक, ये बनेगा। दिस इज क्वाइट टफ पार्ट,
इट्स क्वाइट ए टफ क्वेश्चन। दिक्कत यहाँ पर ये आई अपने को, दोबारा सुनना एक बार के लिए आप, कि मुझे पता है कि जो वेरिएबल है वो क्या है, अपना एंगल है, और जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रखा है वो किसका हो रखा है, डी का, डी क्यू का हो रखा है। तो कैसे भी करके मुझे, क्योंकि आप जो है ना यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, डी क्यू भी वेरिएबल है, एंगल भी वेरिएबल है, तो कैसे भी करके आप जो एक वेरिएबल है उसको आप रिमूव करो आप। तो डी क्यू को मैंने क्या लिखा, इतना लिखा। अब डी क्यू को पहले लिखने के लिए मैंने क्या किया कि डी क्यू जो बनेगा वो आएगा 4 डेंसिटी इंटू लेंथ। अब लैम्बडा जो होगा वो इतना होगा, और जो लेंथ होगी उस आर्क की, वो लेंथ अपन यहाँ से निकाल ली इतना। ओके, नाउ दिस इज वेरी इजी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ये होएगा माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर आएगा के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, और माइनस का बाहर निकाल लो कोस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। 180 बोल दो, पाई बोल दो, एक ही बात है। अब देखो इसमें आप ये बन जाएगा अपना के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, माइनस का चल जाए बाहर, अपर लिमिट डालेंगे तो कोस पाई, माइनस लोअर लिमिट तो कोस 0। अच्छा, व्हाट इज द कोस पाई, -1, तो यहाँ पर आएगा -1, फिर माइनस, और कोस 0 कितना होता है, कोई 1 होता है। पूरा करो इसको ना आप अच्छे से ना, कोस पाई माइनस कोस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जो अपर लिमिट का वैल्यू आएगा -1, और ये भी कितना -1, तो -1 इंटू -1 कितना बन जाएगा, -2, और एक माइनस पहले से बाहर पड़ा हुआ है, तो जो नेट फील्ड अपना आ गया वो कितना आ गया आपका, माइनस इंटू माइनस ना प्लस बन जाएगा। तो के क्यू, ये 2 बनेगा ना ऊपर, तो 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और आप है ना। अच्छा, और ध्यान दे, अब आप उसको वेक्टर नहीं लिखना है आपको, वेक्टर फॉर्म में। तो बताओ कि डी साइन कहाँ पर था अपना, डी साइन अपना वर्टिकली नीचे की ओर है, तो सारे डी साइन नीचे की ओर ही है, तो जो नेट आएगा वो भी कहाँ पर आएगा, अपना नीचे की ओर ही आएगा। तो ये जेकेप बोलते हैं अपन इसको, तो ये अपना क्या कराएगा, माइनस जेकेप। तो कुल मिला के जो नेट फील्ड आएगा वेक्टर फॉर्म में वो हो जाएगा माइनस जेकेप यहाँ पर। तो मैं इसको लिखूंगा प्यार से कितना, -2 अपॉन पाई आर स्क्वायर जेकेप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया अपना आंसर। नोट कर ले आप, दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन, आसान पार्ट नहीं था ना ये वाला। आई थिंक नीचे वाला पार्ट आपको दिख ही रहा है ना, तो मैं इसको कहाँ करूँ भाई यार, चलो इसको मैं ऊपर कर दूंगा। क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आपने अब तक। यहाँ से देखो ना, ये कोस पाई -1 बनेगा, और ये भी माइनस है ना, माइनस इंटू 1 बनेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू -2, और -2 इंटू माइनस कितना बचेगा, 2। तो कहानी क्या बनेगी अपनी, 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, आपको इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो मालूम पड़ रहा है आपको कि जो नेट फील्ड आएगा अपना नीचे की ओर आएगा, तो नीचे के लिए डाउनवर्ड के लिए अपन क्या काम में लेंगे, -j। तो जो आपका नेट फील्ड बनेगा ई नेट, वो अपना आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, -j। ये आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर ले एक बार के लिए ना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है। आज अपन ने 2 क्वेश्चन किए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे ना। इससे पहले अपन ने फॉर्मूला अपने ड्राइव कर लिया कि एक रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे कितना फील्ड बनेगा, और मैं ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं अटैच कर दूं आपके लिए, तो आप वहां से ना ट्राई करना उसको भी ना। और नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आप बहुत ध्यान से पढ़े, और यदि आपको डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, आई विल रिजॉल्व योर डाउट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।